हेलो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी साइंस का छठा चैप्टर जैव प्रक्रम के बारे में। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग जैव प्रक्रम के बारे में जान लेते हैं। वे सभी प्रक्रम जो संयुक्त रूप से सजीव के अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। जैव प्रक्रम को 4 हिस्से में बांटा गया है। सबसे पहला है आपका पोषण, दूसरा है श्वसन, तीसरा है आपका वहन और चौथा है आपका उत्सर्जन। पोषण भोजन ग्रहण करना, पचे भोजन का अवशोषण एवं शरीर द्वारा अनुरक्षण के लिए उसका उपयोग पोषण कहलाता है। पोषण के आधार पर जीवों को 2 समूह में बांटा गया है। सबसे पहला है आपका स्वपोषी पोषण और दूसरा है विषमपोषी पोषण। स्वपोषी के अंदर पोषण वह तरीका है जिसमें जीव अपने आसपास के वातावरण में उपस्थित सरल अजैव पदार्थ जैसे CO2, पानी और सूर्य का प्रकाश से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। यानी कि स्वपोषी पोषण ऐसा पोषण है जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। एग्जाम्पल के लिए हरे पेड़ पौधे। दूसरा है विषमपोषी पोषण। पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता है बल्कि अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहता है। एग्जाम्पल के लिए मानव और अन्य जीव यानी कि जीव जंतु। स्वपोषी पोषण हरे पौधों में तथा कुछ जीवाणु जो प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं में पूरा होता है। प्रकाश संश्लेषण यह वह प्रक्रम है जिसमें स्वपोषी बाहर से लिए पदार्थों को ऊर्जा संचित रूप में परिवर्तित कर देता है। ये पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में लिए जाते हैं जो सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर दिए जाते हैं। प्रकाश संश्लेषण का रिएक्शन CO2 + H2 क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रिएक्शन होता है और आपका ग्लूकोज, ऑक्सीजन और पानी बनकर के तैयार हो जाता है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है C6H12O6। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री, सबसे पहले आपका सूर्य का प्रकाश होना चाहिए, उसके बाद क्लोरोफिल की उपस्थिति होना चाहिए, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड स्थलीय पौधे इसे वायुमंडल से प्राप्त करते हैं। यानी कि पेड़ पौधे जो भी प्रकाश संश्लेषण करते हैं इसे वायुमंडल से प्राप्त करते हैं। जल स्थलीय पौधे जड़ों द्वारा मिट्टी से जल का अवशोषण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्नलिखित घटनाएं होती है। क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश को अवशोषित करना, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना तथा जल अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन करना, कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन करना। अब हम लोग बात कर लेते हैं रंध्र के बारे में जो कि पत्तियों में पाया जाता है। पत्तियों की सतह पर जो सूक्ष्म छिद्र होता है उसे रंध्र कहते हैं। रंध्र के प्रमुख कार्य प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का अधिकांश आदान प्रदान इन्हीं छिद्रों के द्वारा होता है। वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया में जल रंध्र द्वारा निकल जाता है। ये आपका स्टोमेटा का फिगर है। ये आपका बीच में एक छोटा सा छिद्र है जिसे रंध्र छिद्र बोलते हैं। उसके बाद बाहरी में जो आपका ये गोल गोल आकृति नज़र आ रहा है उसे द्वार कोशिका कहा जाता है और बाहर वाला जो ये आपका हिस्सा नज़र आ रहा है उसे अधिचर्म कोशिका कहा जाता है और अंदर इस लाइन के अंदर आपका जो ये लेयर है इसे सहायक कोशिका कहा जाता है। रंध्र पत्ती की सतह पर सूक्ष्म छिद्र श्वसन गैसों के विनिमय और वाष्पोत्सर्जन के लिए खुलते बंद होते हैं। विषमपोषी पोषण को 3 हिस्से में बांटा गया है। सबसे पहला है आपका प्राणी संपोषण, दूसरा है आपका मृतजीवी पोषण, उसके बाद तीसरा है आपका परजीवी पोषण। प्राणी संपोषण, इसमें जीव संपूर्ण भोजन पदार्थ का अंतःग्रहण करते हैं तथा उनका पाचन शरीर के अंदर होता है। एग्जाम्पल के तौर पे आपका अमीबा और मानव। उसके बाद है मृतजीवी पोषण। मृतजीवी पोषण अपना भोजन मृतजीवी के शरीर व सड़े गले कार्बनिक पदार्थ से प्राप्त करते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपका फफूंदी और कवक। उसके बाद है आपका परजीवी पोषण। परजीवी अन्य जीवों के शरीर के अंदर या बाहर रहकर उनको बिना मारे उनसे अपना पोषण प्राप्त करते हैं। एग्जाम्पल अमरबेल, जू, फीताकृमि। अब हम लोग बात कर लेते हैं अमीबा में पोषण। सबसे पहला स्टेप है आपका केंद्र। अमीबा के सबसे बीच में ये ब्लैक कलर का जो आपका गोल राउंड दिखाई दे रहा है उसे हम लोग केंद्र कहते हैं और ये बाहर में आपका इंडिकेट हो रहा है खाद का पदार्थ यानी कि खाने योग्य जो पदार्थ है।
भोजन को अपने पादाप की सहायता से घेर लेते हैं, यानी कि इसका जो पादाप वाला हिस्सा होता है ये इसके ज़रिए खाने योग्य पदार्थ को वो घेर लेता है अमीबा। उसका तीसरा स्टेप में है खाद्य रिक्तियों में जटिल पदार्थ का विघटन सरल पदार्थों में किया जाता है, यानी कि जो पदार्थ को वो घेर लेता है खाद्य योग्य पदार्थ को, तो उसको वो फिर सरल पदार्थों में तोड़ देता है। चौथा स्टेप है आपका बचा हुआ अपच कोशिका की तरह की ओर गति करता है। ये पदार्थ शरीर से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है, यानी कि जो अपचा खाद्य पदार्थ होता है उसको फिर वो बाहर निकाल देता है। पैरामीशियम में पोषण। पैरामीशियम पक्षियाव यानी कि कोशिका की पूरी सतह को ढके होता है। भोजन एक विशिष्ट स्थान से ही ग्रहण किया जाता है, यानी कि पैरामीशियम में भोजन जो ग्रहण किया जाता है एक उसका फिक्स स्थान होता है। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं मानव में पोषण। मानव के पोषण को कुछ स्टेप में बांटा गया है, कुछ प्रोसेस में बांटा गया है। सबसे पहला है अंतःग्रहण, उसके बाद है पाचन, उसके बाद है अवशोषण, उसके बाद है स्वांगीकरण, उसके बाद है बहिक्षेपण। आहार नाल मूल रूप से मुंह से गुदा तक विस्तारित एक लंबी नली होती है। सबसे पहला स्टेप में आपका आहार नाल के अंदर जो आता है मुंह आता है, उसके बाद दांत आता है, उसके बाद जीवा आता है यानी कि जीव आता है, उसके बाद लाल ग्रंथि आता है। यानी कि आपका पाचन का जो सबसे पहला स्टेज होता है वो मुंह होता है और मुंह के अंदर ये सारी चीज़ आपका पाया जाता है, इन सब का योगदान होता है। मुंह आपका भोजन का अंतःग्रहण करता है यानी कि भोजन को अंदर रखता है। दांत आपका भोजन को चिबाने का कार्य करता है। जीवा आपको भोजन को लार के साथ पूरी तरह से मिलाता है। उसके बाद लार ग्रंथि का काम है, लार ग्रंथि से निकलने वाले रस को लार रस या लार कहते हैं। स्टार्च लार इमिलेस एंजाइम माल्टोज शर्करा का होता है। दूसरा स्टेप है आपका भोजन गर्सिका। भोजन गर्सिका मुंह से आमाशय तक भोजन गर्सिका की कर्माकुंचक गति द्वारा ले जाया जाता है। गर्सिका की मांसपेशियों का संकुचन वो शिथिलन होता है। ये आपका पाचन तंत्र का फिगर है। सबसे पहले आपका ये मुंह होता है, मुंह के अंदर आपका दांत और जीभ और लार ग्रंथि होता है। उसके बाद जिधर से खाना जाता है इसको गर्सिका कहते हैं, जिसे भोजन पाइप भी बोला जाता है, फूड पाइप बोला जाता है। उसके बाद आपका खाना आता है अमाशय में। अमाशय में आने के बाद आपका 3-4 घंटा वहाँ लगभग रहता है आपका भोजन। वहाँ पे आपका HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलता है। उसके बाद थोड़ा आगे आने के बाद आपका ऊपर से पित्तरस भोजन में जाकर के मिलता है। उसके बाद अग्नाशय से आपका इंसुलिन जाकर के खाना में मिल जाता है। उसके बाद आपका खाना आता है छोटी आंत में। छोटी आंत में आपका भोजन का संपूर्ण पाचन होता है और साथ साथ में आपका जो भी ऊर्जा बनता है उसका यहाँ अवशोषण होता है। उसके बाद बचा हुआ हिस्सा आपका बड़ी आंत होता हुआ, ये जो साइड में आपका नज़र आ रहा है ये आपका बड़ी आंत है। बड़ी आंत होता हुआ ये खाना, बचा हुआ खाना आपका गुदा द्वारा बाहर निकल जाता है। उसके बाद था तीसरा हिस्सा। दूसरा हिस्सा तक हम लोग बात कर चुके थे। ये आपका तीसरा हिस्सा है अमर। ये आपका तीसरा हिस्सा है अमाशय। अमाशय में क्या क्या होता है ऐसे तो हम लोग देख लिए, फिर यहाँ पे देख रहे हैं जठर ग्रंथि आपको पाया जाता है अमाशय के अंदर। इसके अंदर में 3 चीज़ पाया जाता है। सबसे पहला है आपका पेप्सिन, उसके बाद है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, उसके बाद है श्लेष्मा। पेप्सिन का कार्य होता है ये पाचक एंजाइम होता है जो कि प्रोटीन का पाचन का काम करता है। उसके बाद हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अम्लीय माध्यम तैयार करता है जो कि पेप्सिन की क्रिया में सहायता करता है। उसके बाद होता है आपका श्लेष्मा, अमाशय के आंतरिक स्तर के अम्ल से रक्षा करता है, यानी कि श्लेष्मा जो है आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से आपका अमाशय का रक्षा करता है। उसके बाद है आपका क्षुद्रांत्र। आंत्रस की अगर बात की जाए तो उसमें आपको कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में चेंज हो जाता है। उसके बाद वसा आपका वसा अम्ल यानी कि ग्लिसरॉल में चेंज हो जाता है। प्रोटीन आपका अमीनो अम्ल में चेंज हो जाता है। तो यहाँ से आपको BPSC में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि BPSC TRE 2 में पूछा गया था कि प्रोटीन चेंज होकर के किस अम्ल में बदल जाता है, तो आपका अमीनो अम्ल होगा। दूसरा में है यकृत तथा अग्नाशय से स्रावन प्राप्त करती है, यानी कि यकृत यानी कि लीवर से आपका पित्तरस भोजन में आकर के मिलता है और अग्नाशय से आपका इंसुलिन आकर के
भोजन में मिल जाता है। यहाँ आपका दिया हुआ है यकृत से पित्तरस, पित्त लवण आकर के भोजन में मिलता है, और अग्नाशय से आपका अग्नाशयिक रस यानी कि जिसे इंसुलिन कहते हैं। अग्नाशयिक रस को 3 हिस्से में बांटा गया है। सबसे पहला है एमिलेस एंजाइम, उसके बाद है ट्रिप्सन एंजाइम, उसके बाद है आपका लाइपेज एंजाइम। प्रोटीन को पेप्टोन्स में जो चेंज करता है वो ट्रिपेंस एंजाइम होता है। वसा को वसा अम्ल में जो चेंज करता है वो लाइपेज एंजाइम होता है। स्टार्च को जो ग्लूकोज में चेंज करता है वो एमिलेस एंजाइम होता है। दार्द रोम अवशोषण का सतही क्षेत्रफल बढ़ा देता है, यानी कि दार्द रोम जो है आपका छोटी आंत में जो अवशोषण की क्रिया होती है उसका क्षेत्रफल आपको बढ़ा देता है। उसके बाद है आपका बृहदांत्र यानी कि आपका बड़ी आंत। जल का अवशोषण वर्ज्य पदार्थ गुदा द्वारा शरीर से बाहर कर दिया जाता है। अब शोषण की क्रिया के बारे में हम लोग देख लेते हैं। पोषण प्रक्रम के दौरान ग्रहण की गई खाद्य सामग्री का उपयोग कोशिकाओं में होता है, जिससे विभिन्न जैव प्रक्रमों के लिए ऊर्जा प्राप्त होती है। ऊर्जा प्रदान के लिए कोशिकाओं में भोजन के विखंडन को कोशिकीय शोषण कहते हैं, यानी कि जो हम लोग खाना खाते हैं वो ग्लूकोज में चेंज हो जाता है। अब उस ग्लूकोज से हम लोगों को अगर एनर्जी लेना है तो उसके लिए हम लोगों को ऑक्सीजन से उसे रिएक्शन करवाना पड़ता है। उसी ऑक्सीजन की ज़रूरत को पूरा करने के लिए हम लोग शोषण की क्रिया करते हैं। तो विभिन्न पथों द्वारा ग्लूकोज का विखंडन होता है। ग्लूकोज जिसका रासायनिक सूत्र है C6H12O6, इसमें 6 कार्बन पाया जाता है। 6 में से 3 आपका पायरूवेट प्लस ऊर्जा उत्पन्न करता है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो कार्य होता है वो है आपका इथेनॉल का रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा जैसे ईस्ट किण्वन प्रक्रिया द्वारा होता है। लैक्टिक अम्ल प्लस ऊर्जा प्राप्त होता है, यानी कि ऑक्सीजन के अभाव में जो अभिक्रिया होता है उससे हम लोगों को लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा प्राप्त होता है, और ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो अभिक्रिया होता है उससे हमें कार्बन डाइऑक्साइड जल प्लस ऊर्जा प्राप्त होता है। यही ऊर्जा आपका ATP के रूप में स्टोर हो जाता है। श्वसन की क्रिया आपका 2 तरह का होता है। पहला है आपका वायवीय श्वसन, दूसरा है अवायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन में आपका ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, ग्लूकोज का पूर्ण उपचयन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड पानी और ऊर्जा मुक्त होती है। ये कोशिका द्रव माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है, यानी कि 36 ATP के बराबर आपका ऊर्जा उत्पन्न होता है। उदाहरण ये प्रक्रिया मानव के अंदर होता है। उसके बाद है आपका अवायवीय श्वसन, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। ग्लूकोज का अपूर्ण उपचयन होता है जिसमें एथेनॉल, लैक्टिक अम्ल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा मुक्त होती है। ये केवल कोशिका द्रव में होता है, कम ऊर्जा उत्पन्न होती है, यानी कि इसमें 2 ATP के बराबर ऊर्जा उत्पन्न होता है। तो वायवीय श्वसन में आपका 36 ATP के बराबर ऊर्जा उत्पन्न होता है, और अवायवीय श्वसन में आपका 2 ATP के बराबर ऊर्जा उत्पन्न होता है। और ये जो आपका अवायवीय श्वसन क्रिया है वो आपका ईस्ट में होता है, और आपका ये वायवीय श्वसन क्रिया जो है वो आपका मानव के अंदर होता है। अब हम लोग मानव श्वसन तंत्र को देख लेते हैं। सबसे पहले आपका आता है नासाद्वार, यानी कि नाक, जिसके द्वारा हम लोग सांस लेते हैं। उसके बाद होता है गर्सनी, उसके बाद आपका होता है कंठ, उसके बाद होता है श्वासनली, उसके बाद होता है आपका श्वसनी, उसके बाद होता है आपका श्वसनिका, उसके बाद होता है फुफ्फुस, उसके बाद आपका होता है फुफ्फुस जिसे फेफड़ा कहते हैं। उसके बाद उस फेफड़े के अंदर आपका कुपिका कोश होता है। उसके बाद होता है आपका रुधिर वाहिका जिससे ब्लड आना जाना करता है। ये आपका श्वसन क्रिया का पूरा स्ट्रक्चर है, जिसमें कि ये नासाद्वार है, यानी कि नाक जहाँ से आप ऑक्सीजन को लेते हैं, और आपका नाक के द्वारा ग्रसनी द्वारा कंठ होते हुए ये फेफड़े तक पहुंचता है। फेफड़े को हम लोग फुफ्फुस भी कहते हैं। और ये पसली है, बाड़े जोड़े की पसली होती है आपका ये मेरे फेफड़े को, मतलब हम लोगों के फेफड़े को, मनुष्य के फेफड़े को ये सुरक्षित प्रदान करता है। इसके अंदर फेफड़े के अंदर आपका ये कुपिकाएँ होता है, जिसको अलग से फिगर में दिखाया गया है, जो गुब्बारे की तरह होता है, और इसी के फूलने और सिकुड़ने से सांस लिया जाता है और सांस छोड़ा जाता है। और नीचे में आपका होता है डायफ्राम, इसी के हेल्प से हम फेफड़े को फुलाते हैं और सुकराते हैं। मानव श्वसन क्रिया को 2 हिस्से में बांटा गया है, अंतःश्वसन और उच्छ्वसन। अंतःश्वसन के दौरान विक्षीय गुहा फैलती है, पसलियों से संलग्न पेशियाँ सिकुड़ती है, यानी कि पेशियाँ जो होती है वो आपका सिकुड़ती है, यानी कि जिसे हम लोग पसली कहते हैं,
सीना में जो हड्डियाँ होती है। वक्ष ऊपर की ओर बाहर की ओर गति करता है, यानी कि आपका डायफ्राम ऊपर की ओर गति करता है। गुहा में वायु का दाब कम हो जाता है और वायु फेफड़े को भरती है, यानी कि फेफड़े के अंदर वायु भरा जाता है अंतःश्वसन क्रिया के द्वारा। आपका उच्छ्वसन क्रिया के दौरान क्या होता है देख लेते हैं। वृक्षीय गुहा अपने मूल आकार में वापस आ जाता है। पसलियों की पेशियां शिथिल हो जाती है, यानी कि रुक जाती है। वक्ष अपने स्थान पर वापस आ जाता है। गुहा में वायु का दाब बढ़ जाता है और वायु कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़े से बाहर हो जाती है, यानी कि आपका अंतःश्वसन क्रिया के द्वारा वायु अंदर जाता है और उच्छ्वसन क्रिया के द्वारा वायु बाहर निकलता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड आपका बाहर निकल जाता है। अंतःश्वसन श्वास द्वारा वायुमंडल से गैसों को अंदर ले जाना होता है। उच्छ्वसन फेफड़ों से वायु का या गैसों को बाहर निकालना होता है। स्थलीय जीव श्वसन के लिए वायुमंडल से ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। जो जीव जल में रहते हैं वे जल में विलेय ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। कुपिका रक्त व उत्तकों के बीच गैसों का आदान प्रदान। वायु यानी कि ऑक्सीजन O2 कुपिका के अंदर रहता है। ये रक्त वाहिका में जाता है और वहाँ से ऑक्सीजन RBC में हेमोग्लोबिन के साथ मिलकर के HbO2 बनाती है। कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पाद उत्तक में होता है। ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, यानी कि ग्लूकोज और ऑक्सीजन आपस में रिएक्शन करते हैं और ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। धमनी द्वारा O2 उत्तकों तक पहुंचती है। उसके बाद CO2 आपका उत्तकों में क्या करता है, CO2 रक्त वाहिकाओं में जमा होता है और CO2 का रक्त में विसरण होने के बाद वो रक्त वाहिका द्वारा वापस फिर फेफड़े में आ जाता है। संवहन मनुष्य में भोजन, ऑक्सीजन व अन्य आवश्यक पदार्थों का निरंतर आपूर्ति करने वाला तंत्र संवहन तंत्र कहलाता है, यानी कि मनुष्य के अंदर में भोजन हो, ऑक्सीजन हो या फिर कोई भी आवश्यक पदार्थ का जो आपूर्ति करते रहता है उसे हम लोग संवहन तंत्र कहते हैं। मानव संवहन तंत्र के मुख्य अवयव इस प्रकार हैं। सबसे पहला है आपका हृदय, यानी कि जिसे हम लोग हार्ट कहते हैं। उसके बाद है आपका रक्त नलिकाएँ, यानी कि धमनी और शिराएँ। उसके बाद है आपका वाहन माध्यम, यानी कि रक्त व लसिका। अब हम लोग देख लेते हैं रक्त यानी कि ब्लड के बारे में। ये आपका दो अवस्था में पाया जाता है। सबसे पहला है आपका ठोस अवस्था जो कि रुधिर की कणिकाओं में पाया जाता है। उसके बाद है आपका द्रव्य अवयव, यानी कि जो प्लाज्मा के रूप में पाया जाता है। तो पहले हम लोग प्लाज्मा के बारे में जान लेते हैं। पीले रंग का तरल पदार्थ होता है कौन, प्लाज्मा, जिसमें 90% जल होता है, यानी कि प्लाज्मा में 90% आपका क्या होता है, जल होता है, H2O होता है। तथा शेष अवयव जैविक, यानी कि प्लाज्मा प्रोटीन जैसे एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, ये आपका जैविक अवयव होता है। उसके बाद आपका अजैविक जो होता है वो खनिज तत्व होता है। उसके बाद रुधिर कणिकाएँ आपका 3 तरह का होता है, लाल रक्त, श्वेत रक्त और रक्त प्लेटलेट्स। लाल रक्त कणिकाएँ आपका O2 CO2 का वहन करता है और हेमोग्लोबिन रक्त को लाल रंग देता है। श्वेत रक्त कणिकाएँ शरीर को रोग मुक्त करने में सहायक होता है, यानी कि श्वेत रक्त कणिकाएँ जो होता है वो शरीर को रोग मुक्त रखता है। और उसके बाद है आपका रक्त प्लेटलेट्स, रक्त का थक्का बनाने में सहायक करता है, यानी कि प्लेटलेट्स आपको रक्त का थक्का बनाने में सहायक करता है। यानी कि आपका कहीं शरीर में जो कट जाता है तो कुछ देर बाद आप देखते हैं कि खून वहाँ से बहने के लिए रुक जाता है, तो उसका खून जो वहाँ आपका जमता है कटा हुआ हिस्सा में, तो वो प्लेटलेट्स की वजह से ही जमता है। रक्तवाही को हम लोग 2 हिस्से में बांटते हैं। पहला है आपका धमनी, दूसरा है आपका शिरा। धमनी को हम लोगों को याद रखने के लिए, मतलब धमनी के कार्यों को याद रखने के लिए हम लोगों को धमनी से रिलेटेड एक वर्ड याद रखना है जिसे हम लोग धनी कहते हैं। धनी लोग शॉर्ट ट्रिक के लिए बनाए हैं। तो धनी लोग क्या होता है, धन वाला होता है, यानी कि जो धन वाला होता है वो नया नया कपड़ा पहनता है, साफ़ कपड़ा पहनता है। तो उसी से हम लोग धनी को धमनी से जोड़ दिए हैं, यानी कि धमनी में आपका क्या होता है, साफ़ खून जाता है और शिरा में आपका गंदा खून आता है। गंदा खून से मतलब ये है कि आपका CO2 सहित खून आता है, यानी कि जिसमें ऐसा ब्लड जिसमें खून मिला हो, ऐसा ब्लड जिसमें CO2 मिला हुआ हो वो शिरा द्वारा वापस आता है। और ऐसा रक्त जिसमें O2 गैस मिला हुआ रहे उसे हम लोग शुद्ध खून कहते हैं।
अब दोनों के बारे में हम लोग डिटेल्स में देख लेते हैं। ऑक्सीकृत रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती है, यानी कि ऑक्सीजन युक्त जो रुधिर होता है, रक्त होता है, उसे हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंचाता है धमनी। अपवाद फुफ्फुस धमनी जो होता है इसका उल्टा कार्य होता है, यानी कि ये फेफड़े तक आपका CO2 युक्त रक्त को फेफड़े तक पहुंचाता है। धमनी की भित्ति मोटी होती है, वो अधिक लचीली होती है, वॉल्व नहीं होते हैं, ये सतह नहीं होती है, उत्तकों के नीचे पाई जाती है, यानी कि ये आपके शरीर के अंदर होता है। सिराएं विभिन्न अंगों से ऑक्सीकृत रुधिर एकत्र करके वापस हृदय तक लाती है, यानी कि ऊर्जा को कंज्यूम करने के बाद जो आपका CO2 युक्त रक्त होता है उसे शरीर के अलग अलग हिस्सों से जमा करके ला करके हृदय तक पहुंचाने का काम सिरा का होता है। अपवाद के लिए फुफ्फुस सिरा है। फुफ्फुस सिरा आपका मतलब ऑक्सीजन युक्त खून को हृदय तक पहुंचाता है। सिरा की भित्ति कम मोटी होती है, कम लचीली होती है, वाल्व होते हैं, यानी कि सिरा में वाल्व होता है, ये सतही होती हैं। मानव हृदय एक पंप की तरह होता है जो सारे शरीर में रुधिर का परिसंचरण करता है। आलिंद की अपेक्षा नीले की पेशियाँ भित्ति मोटी होती है क्योंकि नीले को पूरे शरीर में अधिक रक्तचाप से रुधिर को भेजना होता है। ये आपका हृदय का फिगर है। इस हिस्से को हम लोग 4 हिस्से में बांटते हैं। सबसे पहला हिस्सा आपका कहलाता है बायां आलिंद, उसके बाद उससे नीचे वाला हिस्सा कहलाता है आपका बायां नीला। ये वाला जो हिस्सा होता है आपका, इसको कहते हैं हम लोग दायां आलिंद, और ये वाला जो हिस्सा होता है इसको हम लोग दायां नीला कहते हैं। तो हृदय को मेनली 4 हिस्से में बांटा जाता है। उसके अलावा आपका ये यहाँ से फुफ्फुस धमनी, यानी कि धमनी जाकर के फेफड़े से जुड़ता है, और ये फुफ्फुस सिरा है, यहाँ से ये कनेक्ट रहता है, आपका फुफ्फुस से कनेक्ट रहता है। उसके बाद ये आपका है शरीर के ऊपरी भाग से महासिरा, यानी कि ये जो हिस्सा होता है ये शरीर के ऊपरी हिस्सा से जो ब्लड वापस आता है, यानी कि अशुद्ध रक्त जो वापस आता है वो इसके द्वारा फेफड़े के अंदर जाता है। और ये वाला जो आपका महासिरा है इसमें शरीर के निचले हिस्से से जो अशुद्ध रक्त आता है वो इसके द्वारा आपका फेफड़े के अंदर जाता है। हृदय में उपस्थित वाल्व रुधिर प्रवाह को उल्टी दिशा में रोकना सुनिश्चित करते हैं। लसिका एक तरल उत्तक है जो रुधिर प्लाज्मा की तरह ही है, लेकिन इसमें अल्प मात्रा में प्रोटीन होते हैं। लसिका वहन में सहायक करता है। पादपों में परिवहन जाइलम और फ्लोएम द्वारा होता है। जाइलम पादप तंत्र का एक अवयव है जो मृदा से प्राप्त जल और खनिज लवणों का वहन करता है, जबकि फ्लोएम पत्तियों द्वारा प्रकाश संश्लेषित उत्पादकों को पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाता है। जड़ व मृदा के माध्यम आयन सांद्र में अंतर के चलते जल मृदा से जड़ों में प्रवेश कर जाता है तथा इसी के साथ एक जल स्तंभ निर्माण हो जाता है जो कि जल को लगातार ऊपर की ओर धकेलता है। यही दाब जल को ऊंचे वृक्ष के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। यही जल पादप की वायवीय भागों द्वारा वाष्प के रूप में वातावरण में विलीन हो जाता है। यह प्रक्रम वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। इस प्रक्रम द्वारा पौधे को निम्न रूप से सहायता मिलती है। जल के अवशोषण एवं जल से पत्तियों तक जल का विलय खनिज लवणों के ऊपरमुखी गति में सहायक। पौधों में ताप नियमन में भी सहायक होता है। भोजन तथा दूसरे पदार्थ का स्थानांतरण पौधों में कैसे होता है? प्रकाश संश्लेषण के विलय उत्पादों का वहन स्थानांतरण कहलाता है, जो कि फ्लोएम उत्तक द्वारा होता है। स्थानांतरण पत्तियों से पौधों के शेष भागों में ऊपरी मुखी तथा अधोमुखी दोनों दिशाओं में होता है, यानी कि नीचे भी होता है और ऊपर भी होता है। फ्लोएम द्वारा स्थानांतरण ऊर्जा के प्रयोग से पूरा होता है, अतः सुक्रोज फ्लोएम उत्तक में एटीपी ऊर्जा के प्रासरण बल द्वारा स्थानांतरित होता है। मानव में उत्सर्जन किस तरह से होता है चलिए देख लेते हैं। वह जैव प्रक्रम जिसमें जीवों में उपापचयी क्रियाओं में जनित हानिकारक नाइट्रोजन युक्त पदार्थ का निष्कासन होता है, उत्सर्जन कहलाता है। यानी कि जिस क्रिया द्वारा हानिकारक पदार्थ हमारे शरीर के अंदर से बाहर निकलता है उसे ही हम लोग उत्सर्जन कहते हैं। एक कोशिकीय जीव में इन अपशिष्ट पदार्थ को शरीर की सतह से जल में विसरित कर देते हैं। मानव उत्सर्जन तंत्र में उपस्थित अंग निम्न प्रकार के हैं। यह आपका मानव उत्सर्जित तंत्र है। ये आपका सबसे ऊपर आपका है बाएं विरिक धमनी, उसके बाद उसके नीचे रेड कलर का आपका बायां विरिक है। उसके बाद आपका है यहाँ जो आपका है
वह आपका बायां वृक्क शिरा है। उसके बाद महाधमनी है, आपका बाईं मूत्र वाहिनी है। उसके बाद आपका मूत्र शिरा है और उसके बाद ये आपका मूत्राशय है और ये आपका मूत्र मार्ग है, जिसे कि हम लोग मूत्र मार्ग को ही पेनिस कहते हैं। उसके बाद सबसे पहला पार्ट है आपका एक जोड़ा वृक्क होता है यानी कि किडनी होता है। उसके बाद एक जोड़ा आपका यूरेटर होता है यानी कि मूत्र वाहिनी होता है। एक आपका मूत्राशय होता है यानी कि ब्लैडर होता है और एक आपका मूत्र मार्ग होता है यानी कि यूरेथ्रा होता है। वृक्क में मूत्र बनने के बाद मूत्र वाहिनी से होता हुआ मूत्राशय में एकत्रित होता है। मूत्र बनने का उद्देश्य रुधिर में जो वर्ज्य यानी कि हानिकारक पदार्थ होता है, पदार्थ को छानकर बाहर निकालने का काम करता है। वृक्क में मूत्र निर्माण प्रक्रिया। वृक्क को संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई वृक्काणु यानी कि नेफ्रॉन कहलाती है। वृक्काणुओं के मुख्य भाग इस प्रकार हैं। सबसे पहला है आपका कोशिका गुच्छ यानी कि ग्लोमेरुलस। ये पतले भित्ति वाला रुधिर कोशिकाओं का गुच्छ होता है। नंबर 2 आपका बोमन संपुट होता है। उसके बाद नलिकाकार भाग होता है। उसके बाद आपका संग्राहक वाहिनी होता है। ये आपका वृक्क में उत्सर्जन की क्रिया है यानी कि ये आपका नेफ्रॉन का फिगर है, जिसे हम लोग नेफ्रॉन को हिंदी में वृक्काणु कहते हैं। इसकी रचना है। चलिए अब नेफ्रॉन के कार्य के बारे में हम लोग जान लेते हैं। कोशिका गुच्छ निस्यंदन। जब वृक्क धमनी की शाखा वृक्काणु में प्रवेश करती है तब जल, लवण, ग्लूकोज, अमीनो अम्ल व अन्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ कोशिका गुच्छ से होकर यानी कि छनकर बोमन संपुट में आ जाते हैं। वर्णात्मक पुनः अवशोषण। वृक्काणु से नलिकाकार भाग में शरीर के लिए उपयोगी पदार्थ जैसे ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, लवण व जल का पुनः अवशोषण होता है। नलिका स्रावन। यूरिया, अतिरिक्त जल व लवण जैसे उत्सर्जी पदार्थ वृक्काणु के नलिकाकार भाग के अंतिम सिरे में रह जाते हैं। वह मूत्र का निर्माण करते हैं। वहाँ से मूत्र संग्राहक वाहिनी व मूत्र वाहिनी से होता हुआ मूत्राशय में अस्थायी रूप से संग्रहित रहता है तथा मूत्राशय के दाब द्वारा मूत्र मार्ग से बाहर निकल जाता है। उसके बाद है कृत्रिमिक वृक्क यानी कि आर्टिफिशियल किडनी। कृत्रिमिक वृक्क अपोहन ये एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा रोगियों के रुधिर में से कृत्रिमिक वृक्क की मदद से नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ का निष्कासन किया जाता है। प्राय एक स्वस्थ वयस्क में प्रतिदिन 180 लीटर आरंभिक निस्यंदन वृक्क में होता है, जिसमें से उत्सर्जित मूत्र का आयतन 1.2 लीटर होता है। शेष निस्यंदन वृक्क नलिकाओं में पुनः अवशोषित हो जाता है। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं पादप उत्सर्जन के बारे में। वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया द्वारा पादप अतिरिक्त जल से छुटकारा पाते हैं। बहुत से पादप अपशिष्ट पदार्थ कोशिकीय रिक्तियाँ में संचित रहते हैं। अन्य अपशिष्ट पदार्थ रेजिन तथा गोंद के रूप में पुराने जैलम में संचित रहते हैं। पादप कुछ अपशिष्ट पदार्थों को अपने आसपास मृदा में उत्सर्जित करते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा इस चैनल में बने रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।